अब बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि YDAC में जो एक फ्रिंज होती है उसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरीके से होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो, इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी वेरिएशन विद इन अ फ्रिंज, विद इन अ फ्रिंज इन YDAC। YDAC के एक्सपेरिमेंट में एक फ्रिंज में इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, एक फ्रिंज के अंदर हम इंटेंसिटी के वेरिएशन को समझ लेते हैं। जैसा एक फ्रिंज में इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, भाई सारे फ्रिंज आइडेंटिकल हैं, तो अदर फ्रिंजेस में भी तो वही वेरिएशन होगा इंटेंसिटी का, उसी तरीके से होगा। तो देखिए, छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बनाने की सलाह दी हमेशा। एक छोटा सा डायग्राम बनना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जानी चाहिए। अब देखिए, एक फ्रिंज को मैं समझ रहा हूं तो थोड़ा सा फ्रिंज पैटर्न में बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिंज पैटर्न में बड़ा बनाऊंगा, ये जानबूझ के। ठीक है, अब मुझे पता है यहां पर y की वैल्यू 0 होती है और यहां पर y की वैल्यू कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ का आधा होती है, β/2। और β/2 कितना होता है, λd/2d। अच्छा, जैसा अपर हाफ में होगा वैसा ही लोअर हाफ में होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जरा कुछ बातों को समझिए, बहुत खास बातें हैं। यहां पर इंटेंसिटी, ठीक, यहां पर इंटेंसिटी 0 है, यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, 4I0। अब इसमें मैं मेनली 3 पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी, बड़े ध्यान से समझ लेना, देखना कितना स्मार्ट तरीके से मैं क्वेश्चंस में इसको यूज करूंगा। और एक ये लाइन आएगी, ये वो लाइन है जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, I0। ऐसा मैंने मान लिया, क्यों, मैक्सिमम तो कितनी है, 4I0। कब, जब इसकी इंटेंसिटी भी I0 है और इस सोर्स की भी इंटेंसिटी I0 है। और यहां पर इंटेंसिटी, अच्छा ये I0 यहां भी होगी, अच्छा ये तो पूरे हर जगह होगी, इंटेंसिटी हर जगह इंटेंसिटी I0 होगी। ठीक है, यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी मान लेता हूं मैं, 2I0। ठीक, यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, 3I0। ये मैं डिस्कस कर देता हूं, इन मैं वर्टिकल लाइंस को भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे देखो, ये वो पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, I0 होगी, यहां पे इस पॉइंट पर। यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 2I0 होगी। यहां पे कितनी होगी, 3I0 होगी। और यहां पे कितनी होगी, 4I0। तो इन पॉइंट्स को भी मैं मार्क कर देता हूं, देखिए आपके लिए। ये वो पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी होगी I0। ये पर्दे पर वो पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 2I0। ये पर्दे पर वो पॉइंट होगा, ये यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 3I0। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स पर हम पहले निकालते हैं कि इनकी यहां से डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस कितनी है, और ये हम माइंड सेट कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, तो हमको किसी भी फ्रिंज की स्टडी करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, आपको क्लियर है, अगले पेज पे ले लेता हूं मैं इसको जरा, देखिए। अगले पेज पे ले लेता हूं इसको मैं, देखिए आराम से। एक ही फ्रिंज बना रहा हूं मैं, एक। चलिए, डी कैपिटल डी एज इट इज सब कुछ, लैम्डा का वेवलेंथ। अब हमने यहां पर हमको वो पॉइंट निकालना है। जब अब मुझे पता है यहां पे इंटेंसिटी 4I0 थी और यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। तो एक पॉइंट ये आया था जो इंटेंसिटी 4I0 से घटते घटते 0 हुई। अब सडनली तो नहीं घटती है, ये तो मैंने एनिमेशन में समझा दिया था। पहले 4I0 से 3.9I0 होगी, फिर 3.8I0 होगी, फिर 3I0 होगी, फिर 2I0 होगी, फिर 1.5I0 होगी, फिर I0 होगी, फिर I0/2 होगी। पर मेरे लिए क्रूशियल पॉइंट कौन कौन से, I0, 2I0 और 3I0, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं I0 के लिए फाइंड आउट कर लेता हूं, फॉर I0, फॉर IR इक्वल टू I0।
बड़ी आसानी से देखिए। तो बात फिर से वहीं स्टार्ट होती है कि वेव ऑप्टिक्स के हर क्वेश्चन का रास्ता पाथ रेफरेंस होकर गुजरता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती है, आई नॉट आती है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट आती है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट आती है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट आती है बेटा, ठीक है। देखिए, तो अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितना होगा फेज डिफरेंस, कितना होगा पाथ डिफरेंस, और कितना होगा यहां से यहां तक वाई। ये सब चीजें मुझे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले फेज डिफरेंस निकलेगा, फिर पाथ डिफरेंस निकलेगा। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस तो एक ही बात है, फिर वाई भी निकल के आ जाएगा। तो बताइए यहां पर फेज डिफरेंस आई आर इक्वल टू आई में चाहता हूं, अच्छा तो आई नॉट चाहता हूं, चलो आई नॉट चाह लो। अच्छा, दोनों वेव की इंटेंसिटी मैं कितनी चाह रहा हूं, कितनी दी हुई है, आई नॉट ही दी हुई है। तो आई आर को मैं आई नॉट चाह रहा हूं, तो बराबर होगी आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस ऑफ डेल्टा फाई। देखिए यार, मुझे ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो आप सोचोगे सर अभी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था, भैया वो याद ही नहीं होगा, मौके पर भूल जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो हम तो बेसिक से ही चलते हैं ना। तो ये आ जाएगा आई नॉट इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट और कॉस ऑफ डेल्टा फाई। आई नॉट सब में से चला जाता है, तो यह आ जाता है कॉस ऑफ डेल्टा फाई इक्वल टू -1/2। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। अब कॉस डेल्टा फाई -1/2 कहां पर होगा जरा बताइए, इसके ग्राफ को देख लीजिए आप। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर जो फेज डिफरेंस है मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ पर डेल्टा फाई कितना होगा बताइए, पाई होगा। तो मुझे जो डिस्कशन करना है वो 0 से पाई में डिस्कशन करना है, ठीक है, केवल 0 से पाई में। तो मैं 0 से पाई के अलावा नहीं जाऊंगा। तो 0 से पाई में जो कॉस होता है वो इस तरीके का ग्राफ आएगा, इस तरीके का, क्यों कॉस पाई पे वैल्यू -1 हो जाती है और मुझे चाहिए -1/2। तो -1/2 शायद यहाँ आ जाएगा, -1/2 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर -1/2। अब इसको आप आसानी से निकाल लेंगे। ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये आ जाएगा, शायद आपको पता है यहाँ π/2 होगा और ये लेंथ π/6 और होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, π/6। तो क्योंकि आप दिमाग में ले लो cos π/2 प्लस π/6, तो ये चला गया पूरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये आएगा -π/6 और -π/6 की वैल्यू होती है -½ तो cos डेल्टा फाई इस पॉइंट पर कितना आ गया, -½ आ गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको डेल्टा फाई की वैल्यू मिल गई, इस पॉइंट पर आपको डेल्टा फाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो बताइए वहां पे डेल्टा फाई कितना आ गया, डेल्टा फाई इक्वल टू आ गया π/2 प्लस π/6। तो π/2 प्लस π/6 कितना होगा बेटा, π/2 प्लस π/6 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4π/, तो ये आ जाएगा 2π/3, 2π/3। और डेल्टा फाई होता कितना है, 2π/λ इंटू dy/कैपिटल D इक्वल टू आप कितना लिख रहे हैं, 2π/3। तो 2π से 2π गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3λ d/d, 3λ d/d। ये शायद मैंने थोड़ा सा एरर लिख दिया, ये y की वैल्यू आ गई λ/d और टाइम्स 1/3। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्रिंज विड्थ का 1/3, फ्रिंज विड्थ का 1/3। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि जहां पर इंटेंसिटी कितनी है, आई है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी आई नॉट और मैक्सिमम 4 आई नॉट है, तो जहां इंटेंसिटी आई नॉट होती है वो फ्रिंज विड्थ का यहां से कितना डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है β/3। फ्रिंज विड्थ का 1/3 होता है, फ्रिंज विड्थ का 1/3 होता है। तो ये फ्रिंज विड्थ का कितना होता है, β/3 होता है, क्योंकि यहां से यहां तक तो कितना होता है बेटा, यहां तक तो होता है β/2, यहां तक तो होता है β/2 भाई, फ्रिंज विड्थ का आधा होता है। और ये पॉइंट यहां से कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा β/3, ठीक। तो ये याद होना चाहिए। अच्छा ऐसा ही यहां पर ये पॉइंट आएगा, इसी तरीके से ये पॉइंट आएगा, ये भी कितना होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट, यहाँ पे आई कितना, IR इक्वल टू 0, यहाँ पे आई नॉट, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक बताइए, β/3।
ये याद होना चाहिए बेटा, तभी काम बनेगा, तभी आपको स्पीड मिलेगी क्वेश्चंस में कि बीटा बाई 3 पर इंटेंसिटी नीचे भी आई नॉट और ऊपर भी आई नॉट, और बीटा बाई 2 पर 0, वही फ्रिंज विड्थ का आधा। अब मैं 2 आई नॉट वाले पॉइंट को देख लेता हूं, तो आई आर इक्वल टू 2 आई नॉट, आई आर इक्वल टू 2 आई नॉट। एक फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम केवल, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 2 आई नॉट हो जाए। तो हर क्वेश्चन का रास्ता फेज डिफरेंस होके गुजरता है, पाथ डिफरेंस होके गुजरता है। तो इन दोनों वेव में जो यहां पर, अब यहां पर हम इंटेंसिटी कितनी चाह रहे हैं, 2 आई नॉट, तो आई आर को हम कितना चाह रहे हैं बेटा, 2 आई नॉट। तो आई आर को लिखते हैं 2 आई नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो आप देखो ये 2 आई नॉट इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 से पाई में डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2, और डेल्टा फाई कितना होता था, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ रेफरेंस डी वाई अपॉन कैपिटल डी। अब देखिए चीजें धीमे धीमे तुम्हें रटने लग गई होंगी, तो पाई से पाई गया तो y इक्वल टू आ गया लेमडा डी अपॉन 4d, और ये आ रहा है फ्रिंज विड्थ का 1/4, फ्रिंज विड्थ का 1/4। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बीटा बाई 4 आती है, ये मैंने पहले ही लिख दी थी, ठीक है, पहले लिख के रखी थी, ये बीटा बाई 4 आती है, और नीचे भी कितना आएगा यहाँ से, बीटा बाई 4, फ्रिंज विड्थ का 1/4। तो ये याद होना चाहिए कि जहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती है, मैक्सिमम की आधी, तो वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस का मतलब ये फ्रिंज विड्थ का आधा है, इसका भी आधा होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब एक 3 आई नॉट वाला पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको देखना कितना फायदा होने वाला है। अब मैं चाहता हूं आई आर इक्वल टू 3 आई नॉट, ठीक, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही फ्रिंज की बात कर रहे हैं, एक ही फ्रिंज की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये डी यहां से सब कहानी वही हमेशा की तरह, ये कैपिटल डी, ये लेमडा। अब मैं चाह रहा हूं इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 3 आई नॉट, तो 3 आई नॉट की इंटेंसिटी यहां होगी, ये मान लिया यहां। अब यहां पर इंटेंसिटी चाह रहा हूं मैं आई आर इक्वल टू 3 आई नॉट, इन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी वही है आई नॉट। तो एक वेव यहां से जाएगी और एक जाएगी यहां से। अब बताइए यहां पे आई आर को मैं कितना चाह रहा हूं, 3 आई नॉट, तो सीधे ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो इधर जाएगा तो ये हो गया कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू, इधर आई नॉट बचेगा और 2 आई नॉट से डिवाइड करोगे तो 1/2 बचेगा, और 0 से पाई बाई 2 में कॉस 1/2 की वैल्यू प्लस 1/2 ध्यान रखना, ये 0 से पाई में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा फाई होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पर जो डेल्टा फाई होता है वो कितना होता है, पाई होता है। तो मैं 0 से पाई में ही बात कर रहा हूँ, तो 1/2 वैल्यू यहाँ आएगी, देखिए यहाँ पर 1/2 आएगी, और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल जो आएगा बताइए वो कितना आएगा, पाई/3 आएगा, क्यों cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो बताइए ये डेल्टा फाई कितना आ गया, पाई/3। अब डेल्टा फाई को सब लिखना जानते ही हैं, अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू पाई/3। देखिए कितने चीजें आसान हो गई, फिर आने लग गया अब आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया बेटा लेमडा डी अपॉन 6d, और ये है फ्रिंज विड्थ का 1/6 टाइम्स, फ्रिंज विड्थ का 1/6। कहने का मतलब ये डिस्टेंस यहां से कितनी है, बीटा/6, नीचे भी कितनी होगी, बीटा/6। अब ये तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए इसका मैं यूज दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से हम पूरे YDSE सेटअप में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखिए करते यूज, फॉर फुल YDSE सेटअप, देखो किस तरीके से यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, इस तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से मैंने इंटेंसिटी प्रोफाइल 1-2 का बना लिया है, ठीक है। अब मान लो मैंने सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ ले लिया, थोड़ा जगह मिल जाएगी ना, इसलिए मैं नीचे ले लिया क्योंकि जगह ऊपर कम है, यहाँ से ये आ रहा है। नीचे वाली पर मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पे डेल्टा फाई इक्वल टू 0 है,
ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक काम करो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। दो ही फ्रेंज में समझा देता हूं, बहुत है, दो ही फ्रेंज में समझा देता हूं। अब देखिए इन पॉइंट्स को ध्यान से, यहां पर इंटेंसिटी 4I0, यहां पर इंटेंसिटी 3I0, यहां पर इंटेंसिटी 2I0, यहां पर इंटेंसिटी I0। बड़े आराम से समझना। ये देखो, अब ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो इन पॉइंट्स की बात करो जरा, इन पॉइंट्स की बात करो, इन पॉइंट्स की, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इसी तरीके से यहां पे बात करो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इस तरह से दिमाग चला। अब देखना, बताइए यहां पे इंटेंसिटी मैं कितनी चाह रहा हूं, 3I0, यहां पे कितनी चाह रहा हूं, 2I0, यहां पे कितनी चाह रहा हूं, I0। तो मुझे पता है जो 2I0 वाला डिस्टेंस था, ये y, ये तो कितना था, ये बीच में आता था फ्रिंज विड्थ का 1/4 था। ठीक, ये लिख लिया। ये डिस्टेंस कितनी बताइए, इससे कम थी तो एक में ध्यान रखना 6 था, एक में 4 था, एक में 3 था, ये भी याद रहता है। तो ये आ जाएगा, ये तो इससे कम आ गया ना β/4 से, तो ये आएगा β/6। कितना आसान बना दिया मैंने। देखिए यहां पर ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताइए, ये डिस्टेंस ये आएगी y = β/3। इसी तरीके से आप इस वाले, अब देखिए ये डिस्टेंस ये आ गई। अब यहां से भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, यहां से भी यही काम होगा। ये जो पॉइंट है 3I0 वाला, यहां पे कितनी है 3I0, इस तरीके से निकलेंगी चीजें। यहां पे कितनी है इंटेंसिटी 2I0, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है I0, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है 3I0। अब देखना तो 3I0 वाला ये डिस्टेंस यहां से कितना होता है बताइए, ये होता है β/6। तो अगर मुझे इस सेंटर से वो दूरी बतानी होती तो आप खुद बताइए कितनी होती। ध्यान से देखना, देखो अगर मुझे ये दूरी यहां से बतानी होती, ये दूरी यहां से बतानी होती, मान लो यहां से ये, तो देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई बताइए, ये दूरी कितनी हो गई, ये तो हो गई बीटा, और ये β/6, तो ये कितनी हो गई β + β/6। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गई 7 β/6, और ये y है, ये y है, और 7/6 और बीटा कितना होता है λ/d। ऐसे ओरल कैलकुलेशन होने वाले हैं बहुत सारे आपके। अच्छा, इससे पहले यहां भी इंटेंसिटी 3I0 होगी, तो यहां पर ये भी कितना होगा बताइए β/6। अब मान लो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी हो, यहां से ये डिस्टेंस निकालनी हो मुझे y, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बीटा में से इस β/6 को घटा दूंगा, तो ये y कितना आ जाएगा, बीटा माइनस β/6। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 β/6, और बीटा की वैल्यू मुझे याद है कितनी होती है बताइए, λ/d। तो ये जो y की वैल्यू आ गई 5 λ/d/6d। तब जाके आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तरीके से लगना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्रिंज में किस तरीके से डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, ये मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाया। अब बेटा जो ये कॉन्सेप्ट मैंने इंटेंसिटी वेरिएशन का इन्हें फ्रिंज सिखाया है, देखिए इसमें कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एससीबी के अंदर हैं और पीवाईक्यू में आए। तो मैंने कुछ एससीबी के और पीवाईक्यू से एक दो क्वेश्चन लिया है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर में लिख नहीं पाया हूँ। ठीक है, YDAC of equal width slits if intensity at the center of the screen is I0, स्क्रीन के सेंटर पर इंटेंसिटी I0 दी है, देन द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस β/4। देखिए डायरेक्ट आया भैया, आप डायरेक्ट देख लो, β/4 सीधे सीधे दिया भैया। β/4 पे इंटेंसिटी कितनी होगी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो याद करो, एकदम छोटा सा डायग्राम बनाने की जरूरत होती है, मैं आपको बता चुका हूं। एक फ्रिंज का पैटर्न देखना है, ये देखिए, ठीक, यहां से ये सोर्स और ये सोर्स, बहुत आसानी से देख लो। अब बताइए अगर इंटेंसिटी यहां पर आई दी है, ठीक है, और अब आपसे β/4 पे इंटेंसिटी चाह रहा है, तो यहां तक कितना डिस्टेंस होता था याद हो, ये तो होता था β/2, और इसका जो मिड पॉइंट होता था ये होता था β/4। और याद करो जब इंटेंसिटी यहाँ होती थी 4I0, तो यहाँ पर होती थी 2I0, तो यहाँ पर I तो यहाँ पर कितनी होगी, अब I/2 होगी। अगर वो नोट दिया है तो इसको नोट कर दो, यहाँ भी I0/2। तो β/4 पे इंटेंसिटी कितनी हो गई I0/2। डायरेक्ट कहाँ कैलकुलेशन करोगे, रह जाओगे निकालते हुए।
अगर ये कॉन्सेप्ट आप मेरे तरीके से नहीं पढ़े होते तो आपको लग रहा है कि आप इमीडिएट कर पाते, नहीं कर पाते 100%। देखिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लिखना भूल गया मेरा ऑपरेटर आज। इन YDSE D इक्वल टू 12 मीटर दिया है, छोटा सा डायग्राम जरूर बना लिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। D ये 12 मीटर दिया है, ये लिख लिया करो, यहाँ पे एक सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स, वेवलेंथ भी लिख दो कितना है 600 नैनोमीटर, स्मॉल d कितना है 0.1/4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब लिख दिया करो। कैलकुलेट द डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज 75%। 75% का मतलब कितना हो गया, अगर सेंटर पे 4I0 होती है तो 75% उसका कितना हो गया 3I0। अरे आप ऐसे सोच लो 4I0 को 3 टुकड़ों में बांट दो, 4 टुकड़ों में सॉरी, तो एक टुकड़ा हो गया 1/4 तो 25%, दूसरा 25%, तीसरा भी 25%, चौथा भी 25%, तो 75% का मतलब 3I0। तो अब याद करो एक फ्रिंज में, हाँ आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर जरूरी है कि वो डिस्टेंस इसी में से हो, पहली फ्रिंज में, आगे भी तो हो सकता है, तो कोई नहीं हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का तो है नहीं कि कोई भी ऑप्शन हो जाता, तो हम एक फ्रिंज में कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आंसर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो याद करो 75% का मतलब हो गया बेटा, 75% का मतलब हो गया कि लगभग यहाँ का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी कितनी है 4I0 तो 75% का मतलब 3I0। और याद करो ये डिस्टेंस मैंने याद कराई थी, तुम्हें याद कराई थी, देखिए 2I0 वाला था β/4, तो उससे कम होगा तो ये आती थी β/3, β/3 आती थी, ये आती थी β/3, याद कर लो, नहीं सॉरी गलत, β/6 आती थी, β/4 से कम आएगी ना, तो β/4 से β/6, β/3 पर I0 थी तो ये आती थी β/6, तो सीधे सीधे लिख दो y इक्वल टू 1/6 ऑफ बीटा की वैल्यू फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ये होता है y इक्वल टू 1/6, लैम्डा कितना दिया बताओ 600 इंटू 10⁻⁻⁹, कैपिटल D दिया है 12 मीटर, स्मॉल d दिया है 1/4 इंटू 10⁻⁻², यह शायद इसी खुशी के लिए दिया था। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो y इक्वल टू 6 से 6 ये 100 बार गया, 4 ऊपर गया, ठीक 4 ऊपर गया, और ये कितना आ गया 12 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100, तो ये आ गया y इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁵, ठीक। तो आप देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, हाँ 4.8, हाँ एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो ये जब y में लिखोगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁵, सॉरी -4 मीटर, ठीक है। देखिए मैच करेगा, तो अब हमको जरूरत ही नहीं है कि इस पहली फ्रिंज में ही वो पोजीशन लाई करेगी, अगली फ्रिंज में भी लाई करेगी ऐसी पोजीशन, फिर अगली में भी लाई करेगी, पर हमारा आंसर इसी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए ये एस.सी. वर्मा जी की किताब का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसमें। आप देखो अगर आपको ये फंडे ना पता हो जो मैंने सिखाए आपके लिए, तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत लेंथी प्रॉब्लम हो जाता। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर स्लिट S3 एंड S4 आर हैविंग वेरिएबल सेपरेशन Z। देखिए S3 S4 के बीच में वेरिएशन Z है, ये वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंट O ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है, इज एट द कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 और S3 S4, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्क्रीन लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हेन Z इक्वल टू लैम्डा d/2d द इंटेंसिटी मेजर्ड एट O इज I0, यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, द इंटेंसिटी एट O व्हेन Z की वैल्यू ये दी हुई हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं, इसमें हुआ क्या। देखो जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे एक सोर्स लेता था, यहाँ पे एक सोर्स लेता था, और यहाँ पे इस तरीके से वेव्स निकालते थे, फिर यहाँ पर एक फ्रिंज पैटर्न आता था, ध्यान से सुनना बेटा, एक फ्रिंज पैटर्न आता था। अब इन्होंने क्या, एक स्क्रीन यहां रख दिया है, ये डी पर है और यहां पर डी पर है, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। और इसमें क्या किया बेटा इन्होंने कि यहां पे कहीं होल कर दिया, जैसे यहां पे होल कर दिया,
जैसे यहाँ पे होल कर दिया, एक होल यहाँ पर कर दिया और इस डिस्टेंस को जेड कह दिया है, तो यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी, ये जो S3 जिस इंटेंसिटी का सोर्स का काम करेगा, ये वही तो इंटेंसिटी का सोर्स का काम करेगा जो इंटेंसिटी यहां पर फॉर्म होगी। हो सकता है यहाँ पे 3I0 हो, तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है और यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, तो अगर आपने होल यहाँ किया तो इंटेंसिटी हो सकता है 3I0 निकले, यहां से भी 3I0 निकले, क्योंकि सिमेट्रिकल तो दिया हुआ है। हो सकता है जेड आपने ऐसा चूज किया हो कि यहां पे इंटेंसिटी 2I0 हो, तो ये सोर्स कितनी इंटेंसिटी का काम करेगा, 2I0 का, ये भी फिर 2I0 का। हो सकता है जेड आपने ऐसा चूज किया हो कि यहां पर जो इंटेंसिटी आ रही हो वो I0 आ रही हो, तो ये सोर्स कितनी इंटेंसिटी का काम करेगा, I0। तो आप बात को मोटा मोटी समझ गए कि जेड वेरी कराने का मतलब यह है कि जो जिस स्क्रीन पर पहला फ्रिंज पैटर्न बन रहा है उस स्क्रीन के अंदर भी इन्होंने एक होल किया है, 2 होल किए हैं सॉरी, और उन कोहेरेंट सोर्स की वजह से एक अगले स्क्रीन पर फिर से फिर से एक फ्रिंज पैटर्न को फाइंड आउट किया है। और अब इस फ्रिंज पैटर्न में इंटेंसिटी ओ वाले पॉइंट पर पूछी है। पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ये क्वेश्चन है SCB से मैंने क्वेश्चन को उठाया है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, करते हैं इसको। अब मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को, समझिए जरा बेटा आराम से। अब देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया वो देख लीजिए कि जेड के लिए, किस जेड की वैल्यू के लिए, फॉर जेड इक्वल टू हाउ मच, फॉर जेड इक्वल टू, यहां दिया है मैं जेड इक्वल टू लेमडा डी बाई 2D। इसका मतलब ये हो गया बेटा फ्रिंज विड्थ का आधा। अगर ये फ्रिंज विड्थ का आधा हो गया तो यहां पर तो क्या बनता था भैया, लेकिन ये जेड दिया है पूरा, तो ऊपर हो गया बीटा बाई 4, ऊपर हो गया बीटा बाई 4, नीचे भी कितना हो गया बीटा बाई 4। अब याद करो फ्रिंज पैटर्न में अभी मैंने एक फ्रिंज में इंटेंसिटी का वेरिएशन एक्सप्लेन किया था, बीटा बाई 2 पर 0 होती है और बीटा बाई 4 पर 2I0 होती थी। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बताइए 2I, और यहाँ की भी कितनी आ जाएगी 2I। और इन दोनों S3 S4 के रेस्पेक्ट में ये इसका क्या है सेंटर है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी इसकी 4 गुनी, तो ये आ जाएगी 8I, और 8I की वैल्यू कितनी दी हुई है I0। तो इसका मतलब आपको ये मिल गया कि यहाँ पर ओरिजिनल सोर्स की इंटेंसिटी कितनी रही होगी बताइए, ये रही होगी I0/8 और ये भी रही होगी I0/8। इतना इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर Z इक्वल टू इतना है तो इंटेंसिटी यहाँ पर I0 है, तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, ये मिला कि ओरिजिनल सोर्स जो S1 S2 है इनकी इंटेंसिटी कितनी है, तो वो इंटेंसिटी मिली मुझे I0/8 और I0/8। अब कह रहा था इंटेंसिटी एट O व्हेन Z इक्वल टू, और ये क्या है, ये 2 बीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, Z इक्वल टू कितना है 2 बीटा, तो Z/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन में जो आपने होल किया है, ध्यान से देखना, इस स्क्रीन में जो होल किया है यहां पर ये बीटा फ्रिंज विड्थ, ये यहां पर पहला मैक्सिमा रहा होगा, यहां से भी ये बीटा। इसका मतलब अगर इसकी इंटेंसिटी कितनी है पहले I0/8, इसकी भी इंटेंसिटी I0/8, तो यहाँ पे जो अब इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुनी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी 4 गुनी, का मतलब हो गया I0/8 इंटू 4 बराबर I0/2। तो यहाँ भी इंटेंसिटी कितनी होगी बताइए I0/2। और अब जो मैक्स यहाँ पे पर्दे पर पूछोगे इसके सेंटर पर, तो सेंटर पर इसकी इंटेंसिटी इसकी 4 गुनी होगी, तो 4 टाइम्स I0/2, तो कितनी हो गई बेटा 2I0। तो 2I0 कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। देख लिए कितने आसानी से क्वेश्चन हुआ है। आपको लगता है कि क्वेश्चन होता सॉल्व, अगर हमको बेसिक से करना होता तो नहीं होता। इसी तरीके से वेरिएशन, इसी तरीके के एनालिसिस से ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, अगला देख लीजिए, फॉर विच द इंटेंसिटी ओ इज 0। अब ओ पे इंटेंसिटी 0 चाह रहा है, तो इसका मतलब यहां भी 0 रही हो, यहां भी 0 रही हो, तब तो 0 आएगी यहां पर। तो यहां पर 0 होने के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो चाहिए, इसका मतलब यहां मिनिमम बनना चाहिए, और मिनिमा कितने डिस्टेंस पर होगा बताइए, ये होगा बीटा/2 पर। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो जाए, जेड की वैल्यू हो जाए 2 टाइम्स ऑफ बीटा/2। इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो जाए बीटा, और बीटा का मतलब लैम्डा डी बाई डी, तो ये ऑप्शन हो गया।
कितना आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये जेईई मेंस 2005 का देखिए, इन वाईडी एसिड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई, देन द एंगुलर पोजीशन वेयर द इंटेंसिटी बिकम I/4। अब आराम से आप समझ जाओ, देखो कितना आसान हो गया कि यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी दी है, आई दी है। अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इस इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी कितनी रही होगी, I/4। ये सब आपको आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि वो पोजीशन बताओ जहां पे इंटेंसिटी I/4 हो, मतलब इसकी 1/4, इसकी 1/4 का मतलब तुम्हें याद आ गया, याद आ गया। इसका मतलब यहाँ पे I/4 आएगी। और याद करो ये दूरी कितनी मैंने बताई थी, देखो 3i के लिए भाई, अगर ये 4i0 होता तो ये होता i, और याद करो ये y की वैल्यू आई थी β/3, β/3 सीधे सीधे याद था मुझे, β/3, क्योंकि 2i0 आती थी β/2 पर, नहीं सॉरी β/4 पर, और 3i होती थी β/6 पर जब ये कितना होता था 4i। अब उसी के रेशियो में ये I/4 कहां पर होगी, यहां पर β/3 होगा, ये β/3। तो आप ले लो y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू β/3, पर आपसे पूछा क्या है, एंगुलर पोजीशन पूछी है, आपसे पूछा क्या है, एंगुलर पोजीशन पूछी है। तो एंगुलर पोजीशन का तो ये पोजीशन पूछी है, ये, तो ये आपसे एंगल पूछा, ये एंगल। अब y छोटा रहता था तभी तो बीटा इस तरीके से डिफाइन होता था, याद होगा तुम्हें, y छोटा है तो ये tan थीटा से निकलेगा, आपके दिमाग में आएगा सर ये तो tan थीटा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, y/D। पर tan थीटा बराबर sin थीटा भी तो लिख लेते हैं जब दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सभी साइन में दिए हुए हैं तो मेरी मजबूरी है अप्रोक्सीमेशन को वैलिड मानना। तो tan थीटा को sin थीटा लिख लिया और ये आ गया y/D, और y की वैल्यू कितनी है β/3, तो ये आ गया β/3D, और ये आ गया 3D, और बीटा कितना आ जाएगा बताइए, λD/D। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी गया तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा λ/3D, तो D इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स λ/3D। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये ऑप्शन मैच करेगा ये। तो आपने देखा कि एक फ्रिंज में इंटेंसिटी के वेरिएशन पे किस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व होते हैं।